डेट है आज 27 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली अभी फिलहाल न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसकी 20वीं मीटिंग हुई संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे इंडिया ने बायलैटरल इशू उठाया जा रहा था, इंडिया ने उसको अपोज किया। ये कहा कि बायलैटरल इशू, बायलैटरल का मतलब है दो कंट्रीज के बीच में कोई भी प्रॉब्लम, तो संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे ये इशू उठाया जा रहा था, बायलैटरल इशू, चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। तो इंडिया ने कहा देखो ये जो एससीओ है ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्पिरिट के अगेंस्ट है, काउंटर प्रोडक्टिव है। क्या है ये सारा इशू? यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान इस मीटिंग में अपने बायलैटरल इशू उठा रहे थे, अपने जो इसके प्रॉब्लम है चाइना और पाकिस्तान की दोनों की, ये डिस्कस कर रहे थे। लेकिन देखो जो संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये चार्टर है, चार्टर का मतलब इसके जो नियम हैं, रूल्स हैं, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये इनका वॉयलेशन है, यानी कि उल्लंघन करता है अगर बायलैटरल इशू को उठाया जाएगा। क्योंकि इसका जो एससीओ का चार्टर है वो ये कहता है जो सारी कंट्रीज को अफेक्ट करता हो, जितने भी इसके मेंबर हैं, अभी फिलहाल इसके 9 मेंबर हैं, तो अगर वो 9 मेंबर को कोई प्रॉब्लम है, इशू है, अफेक्ट करता है, सबसे रिलेटेड है, वो ही इसमें डिस्कस किया जाता है और डिसीजन इसमें कोऑपरेशन और कंसेंसस, सहमति और सहयोग से इसमें डिसीजन लिया जाता है। तो ये इसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट है अगर बायलैटरल इशू इसमें डिस्कस किया जाए इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया। तो हमारे लिए ज़रूरत यह है जानने की कि एससीओ है क्या, ये संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी और क्या है। ये एक इंटरनेशनल परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। परमानेंट इसलिए क्योंकि इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय बना हुआ है एक जगह, और इंटर गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करती है, कोई एनजीओ वगैरह, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ इसके गवर्नमेंट ही मेंबर है, कंट्री मेंबर हैं इसके। इसका जो क्रिएशन हुआ था, बनाया गया था संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, ये अनाउंस किया था, घोषणा की थी 15 जून 2001 को। संघई चाइना में इसकी मीटिंग हो रही थी, संघई एक चाइना में प्लेस है, वहाँ पे इसकी मीटिंग के दौरान ये घोषणा की कि संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा। 15 जून 2001 को घोषणा की। उसके बाद देखो अगली मीटिंग हुई संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखो बनने से पहले संघई 5 नाम था इसका, संघई 5। तो संघई 5 की मीटिंग हो रही थी संघई चाइना में, जब 15 जून 2001 को इसकी घोषणा की कि संघई 5 को संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बदला जाएगा। संघई 5 इसलिए नाम था, पहले इसके 5 मेंबर थे, लेकिन 6वां मेंबर जुड़ गया तो इसका नाम चेंज करने की इन लोगों ने ठानी। फिर अगले साल जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया में एक जगह, वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे फिर इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया और इसको संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। फिर ये फोर्स में आ गई, इंटर्ड इनटू फोर्स 19 सितंबर 2003 से, यानी कि इंटर्ड इनटू फोर्स का मतलब है लागू हो गई। संघई 5 से नाम चेंज हो गया संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2003 से। तो इससे पहले संघई 5 था इसका नाम, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब जिसमें इसका कामकाज होता है इस संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो इसकी लैंग्वेज है रशियन और चाइनीज़, इन 2 लैंग्वेज में काम होता है। संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है वो 2002 में साइन किया गया, और इसमें यह है कि पीसफुल सेटलमेंट किया जाएगा अगर किसी मेंबर स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, विवाद है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, कोई भी झगड़ा है, विवाद है, तो आपस में सहमति से, शांति रूप से ये सुलझाया जाएगा इन कंट्रीज़ के बीच में। जो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो देखो ये हैं कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक या किर्गिस्तान भी बोलते हैं इसको, रशियन फेडरेशन वही रसिया है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो संघई जब 5 था ना, इसके ओरिजिनल मेंबर थे संघई 5 के, 1996 में बना था। इसके ओरिजिनल मेंबर थे सिर्फ ये 5 जो पहले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले 5। हम मैप में देखते हैं इनको, ये देखो वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो हिंदुस्तान तो इसका मेंबर बाद में बना था, अभी नहीं है। पहले इसके मेंबर थे चाइना और रसिया, ये 2 मेंबर दिखाई दे गई। एक है कजाकिस्तान, 3 हो गए। एक है आपका ये किर्गिस्तान और एक ये है तजाकिस्तान। ये सारे वो कंट्री थे जो चाइना से बॉर्डर लगता है इनका, रसिया का भी लगता है, कजाकिस्तान का भी, किर्गिस्तान का भी, तजाकिस्तान का भी। तो ये 5 मेंबर थे पहले, लेकिन फिर इसके मेंबर चेंज हो गए। 2001 में अनाउंस किया, 2002 में फिर साइन किया, 2003 से इंटर्ड हो गया, तो उज्बेकिस्तान इसका 6वां मेंबर बन गया। तो 6 मेंबर हो गए इसके। तो ये 6 मेंबर वही हैं, उज्बेकिस्तान इसका 6वां मेंबर बना। तो इसके अभी 2001 में ये देखो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान,
ये 5 मेंबर थे संघई 5 के। फिर संघई 5 जो बनी थी पहले 1996 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसका काम ये था कि बॉर्डर डीमार्केशन करने का और डीमिलिटराइजेशन करने का। देखो आपस में इन 5 कंट्री थे, इनके बॉर्डर लगते हैं, तो बॉर्डर डिफाइन करने के लिए एक दूसरी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट ना हो कि सीमा तय करो भाई साहब कौन सी कंट्री के बॉर्डर कहाँ पे लगता है, ये डिफाइन करने के लिए बना था पहले ये। और यहाँ पे जो मिलिट्री तैनात की है उस मिलिट्री को हटाओ, आपस में झगड़ा ना हो, वार ना हो, युद्ध ना हो। इसका मेन मकसद ये था जब ये बना था संघई 5, क्योंकि आपस में यहाँ पे स्टेबिलिटी आई इस रीजन में। फिर बाद में उज्बेकिस्तान ने 2001 में इसको ज्वाइन किया, उज्बेकिस्तान इसका 6वां मेंबर बन गया, तब इसका नाम संघई 5 से संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा। फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन गए। पहले इसके ऑब्जर्वर मेंबर थे, ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान ऑब्जर्वर मेंबर थे। ऑब्जर्वर मेंबर ऐसे होते हैं, देखो फुल मेंबर नहीं होते ऑब्जर्वर मेंबर। ये क्या है, जब भी मीटिंग होती है इनको इनवाइट किया जाता है और ये देखते हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सेदारी करते हैं कि क्या काम हो रहा है। ये वोटिंग जब भी हो रही होती है तो वोटिंग में ये हिस्सा नहीं ले सकते ऑब्जर्वर मेंबर। तो ये फुल मेंबर बनाए गए 2017 में। तो अभी इंडिया पाकिस्तान भी मेंबर है, तो इसके 2017 में 8 मेंबर बने। लेकिन अभी करंटली इसके 9 मेंबर हैं, क्योंकि 2021 में जो मीटिंग हुई थी इसकी, तजाकिस्तान में इसकी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि ईरान को भी इसका मेंबर बनाया जाएगा, क्योंकि ईरान अब तक इसका ऑब्जर्वर मेंबर था, ऑब्जर्वर मेंबर, तो अब इसको फुल मेंबर बना दिया ईरान को भी। तो अब इसके 9 मेंबर हैं। 9 कौन कौन से, ये कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। ये मैप पे हम देख चुके हैं 5 मेंबर। 6वां मेंबर ये उज्बेकिस्तान भी देख लिया हमने। अफगानिस्तान और ईरान, ये अफगानिस्तान और इंडिया ये हम जानते हैं कहाँ पे हैं, और ईरान भी इसके साइड में है, ये वाला कंट्री। तो ये हैं इसके 9 मेंबर। अभी इसको मैं इरेज कर लूँ फिर चलेंगे आगे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ऑब्जेक्टिव मतलब इसका टारगेट है, जो लक्ष्य है, इसका एम है, वो है एक दूसरी जो कंट्री है, सारी नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश हैं सारे, तो इनमें म्यूचुअल ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना है, आपस में विश्वास बढ़े एक दूसरी कंट्री का, और सारी कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ कोऑपरेट करेंगी, सहयोग करेंगी, पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, संस्कृति में, यानी कि एजुकेशन, एनर्जी हो या ट्रांसपोर्ट हो, टूरिज्म हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण, तो ये सारी चीज़ें इनमें कोऑपरेशन करती हैं एक दूसरी कंट्री। और ये भी इनका टारगेट है कि इस रीजन में पीस रहे, शांति रहे, सिक्योरिटी रहे, सुरक्षा रहे और स्टेबिलिटी रहे, यानी कि एक दूसरी कंट्री मिलकर डेमोक्रेटिक, फेयर, रैशनल वैल्यूज़ को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करती हैं, कि यहाँ पे शांति रहे, स्थापना रहे और कोई टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह ना रहे। तो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए एससीओ की? पहली बात तो ये देखो, इंडिया के लिए यूरेशियन स्टेट से कोऑपरेशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स टर्म में। यूरेशियन इसलिए क्योंकि रशिया देखो यूरोप में भी आता है और ये एशिया में भी आता है, तो एक तरह से यूरेशियन मेंबर से कोऑपरेशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा ये जो सेंट्रल एशियन पॉलिसी है इंडिया की, सेंट्रल एशियन मतलब ये है कि इंडिया ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, इनसे कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है, सहयोग बढ़ाना चाहता है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि इस एससीओ के जरिए इन मेंबर कंट्री से ये सहयोग बढ़ा सकता है और अपना व्यापार बढ़ा सकता है इसके जरिए। तीसरा ये है कि देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जिसमें जो नेबर कंट्री हैं इसके, चाइना और ये पाकिस्तान, इन दोनों से एक ही बार में ये क्या है, यहाँ प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर सकता है अपने जो भी इसके डिस्प्यूट चलते रहते हैं, यानी कि दोनों कंट्री से एक साथ ही ये डिस्प्यूट को सुलझा सकता है इंडिया, पाकिस्तान और इससे चाइना से। नेक्स्ट ये है कि अफगानिस्तान में देखो स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी आपको पता है तालिबान रूल है और उससे पहले भी इंस्टेबिलिटी चलती रहती है यहाँ पे, तो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है सारी कंट्रीज़ के साथ मिलके, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया ने, और इंडिया अफगानिस्तान से ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया के मतलब अफगानिस्तान के जरिए ये ट्रेड बढ़ाता रहता है, एक रूट है अफगानिस्तान जिससे होते हुए इंडिया अपना ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये एससीओ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वीं इसका 5th एडिशन की अभी रिलीज की है, कुछ रिपोर्ट इसकी जारी की हैं जो हमने अलग लेक्चर में पढ़ी भी हैं। इसने ये कहा कि 12.3% पॉइंट इंक्रीज हुआ है ये इंश्योरेंस कवरेज, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना,
स्वास्थ्य बीमा लोगों का किया जाता है। पिछली जो हेल्थ सर्वे हुई थी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराता है, ये 5 हो चुकी हैं अब तक, ये 5 भी है। इस 5वें ने ये कहा, जब चौथी हुई थी तो उससे 12.3% ज़्यादा इंक्रीज हो गया है लोगों का हमारे देश में बीमा, यानी कि हाउस होल्ड सर्वे किया, अब ये 41% लोगों का हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है, यानी कि बीमा हो रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस तो आप जानते होगे क्या होता है। जैसे मान लो आपने हेल्थ इंश्योरेंस किसी कंपनी से करा लिया, तो फिर जैसे मान लो आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में गए, तो आपका जितना भी बीमारी का खर्चा है जिससे आपने इंश्योरेंस करा बीमा, वो आपका सारा खर्चा देगा। वो कंपनी खर्चा क्यों देगी? क्योंकि भाई साहब आप उसको पैसे दे रहे हो किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में, साल में या महीने में। मान लो आपने 5 लाख रुपए का बीमा कराया, तो आप मान लो 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 500 रुपये का बीमा करो, मतलब किस्त जा रही है आपकी, हर महीने उसे दे रहे हो। तो ये जब भी आपको कोई, मान लो आपको बीमारी हो गया, हॉस्पिटल में आप मान लो दाखिल हो जाओ, तो आपका सारा खर्चा कौन उठाएगा? ये कंपनी, जिससे आपने मान लो ए कंपनी से आपने बीमा कराया है। लेकिन इस केस में ये है कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है इंडिया की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत बीमा किया गया पुअर पीपल का। इस स्कीम के जरिए गवर्नमेंट ने बीमा किया हेल्थ इंश्योरेंस, उसकी वजह से 41% तक लोगों का बीमा हो चुका है हमारे इंडिया में। ये इसलिए आई सामने स्कीम। तो ये स्कीम कब लॉन्च की गई? सितंबर 2018 में लॉन्च की गई। और इसके क्या क्या फीचर हैं? इसका ये है, देखो, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो फुली फिनेंस है बाई गवर्नमेंट, मतलब सारा पैसा इसमें सरकार देती है। इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, यानी कि एक साल में एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए। सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, अगर मान लो किसी को बीमारी है, कोई हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है, सेकेंडरी या टर्सरी ट्रीटमेंट ले रहा है। सेकेंडरी टर्सरी का मतलब ये है, देखो प्राइमरी जो है, प्राइमरी उसमें ये है, जैसे मान लो आप डिस्पेंसरी में गए, दवाई लेके आए, जुकाम खांसी हुआ, उसका ये कोई बीमा नहीं करता है। ये बीमा करता है जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन किया जाएगा, इनके हॉस्पिटल में दाखिल किया जाएगा, कोई बीमारी हो, ऑपरेशन हो रहा, कुछ भी, उसकी ये सारा बीमा करता है। और जो भी, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट इम्पेंडल हॉस्पिटल, इम्पेनल्ड का हॉस्पिटल का मतलब ये है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं, उनमें भी आप इलाज कराओगे तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। ये सिर्फ पुअर पीपल के लिए है, गरीब लोगों के लिए। इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा, एक साल में एक फैमिली के लिए। फैमिली में कोई भी बीमार हो जाए या सारी फैमिली के मेंबर, सिर्फ 5 लाख तक के इसमें पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। और इसमें लगभग 10.74 करोड़ पुअर और वनरेबल फैमिलीज का बीमा किया गया है। 5 लाख रुपए इन 10 करोड़ फैमिलीज को दिया जाता है पर ईयर। अगले साल फिर 5 लाख दिए जाते हैं। देखो, जब बीमार होंगे तभी उनका बिल पे किया जाता है, वैसे नहीं दिए जाते। जब बीमार होंगे तभी दिया जाएगा। यानी कि 10 करोड़ फैमिली है, एक फैमिली में अगर हम 5 मेंबर भी मान लें तो लगभग 50 करोड़ फैमिलीज को इसमें बीमा किया गया है, बेनिफिट दिया गया है। और ये कैशलेस स्कीम है, मतलब इसमें कैश नहीं दिया जाता। इसमें जैसे आप हॉस्पिटल में दाखिल होंगे तो उसमें फिर हॉस्पिटल का जितना खर्चा आया है तो गवर्नमेंट देती है इसमें बेनिफिशियरी को, जो भी इसमें होते हैं। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी, ये इसको लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है पूरे राष्ट्र में। और ये देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, इसका जितना भी खर्चा होता है दोनों मिलकर लगाते हैं और दोनों ही लागू करते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे भी हैं जो सेंट्रल सेक्टर हैं। सेंट्रल सेक्टर का मतलब उसमें सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और लागू भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी फैमिली का और किस फैमिली का करते हैं, कितना साइज होना चाहिए फैमिली का जिसका इंश्योरेंस करते हैं। देखो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फैमिली साइज कोई भी नहीं है, चाहे किसी में एक मेंबर है, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, कितने मेंबर हैं किसी फैमिली में, चाहे कितनी भी एज है, कोई भी जेंडर है, यानी कि मेल है, फीमेल है, आदमी औरत, सबका बीमा होता है। और इसमें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन भी इंक्लूड हैं, यानी कि मान लो जब आदमी को हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है तो 3 दिन पहले तक जितना भी उसका खर्चा आया दवाई का वो भी दिया जाता है, और 15 दिन बाद तक जब हॉस्पिटल से निकला है सब वो खर्चा दिया जाता है। इसमें पोर्टेबल है स्कीम, ऐसा नहीं है मान लो किसी का एमपी है, मध्य प्रदेश में किसी का बीमा किया गया और वो मान लो किसी भी स्टेट में जाके सरकारी हॉस्पिटल में या जो प्राइवेट हॉस्पिटल, जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं, मतलब जो गवर्नमेंट ने जिनमें ये कहा है कि इसमें अगर कोई इलाज कराएगा तो हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, अगर उसमें कोई इलाज कराता है तो देश के किसी कोने में हॉस्पिटल में इलाज कराएगा तो सब में उसका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, सब में उसका फ़ायदा मिलेगा।
लगभग 1393 प्रोसीजर हैं जो इसमें कवर हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है, इलाज हैं, सबकी बीमारी लगभग सबके इसमें इलाज के लिए पैसा दिया जाता है। चाहे कोई ड्रग्स हो, दवाई हो, सप्लाई हो, डायग्नोस्टिक सर्विस हो, मतलब टेस्ट कराने के चार्ज हैं, रूम चार्ज हैं, सर्जन के चार्ज हैं, ऑपरेशन थिएटर के, आईसीयू में रहने के जितने भी चार्ज हैं, या फिजिशियन की, डॉक्टर की फीस है, सब इसमें इंश्योर्ड है, सबका पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। कोई पब्लिक हॉस्पिटल है, देखो उसको जब गवर्नमेंट पैसा देती है, पब्लिक जो मान लो सरकारी हॉस्पिटल है उसको भी गवर्नमेंट पैसा देती है, जब उसी हिसाब से देती है। अगर उसका खर्चा, मान लो कोई कैंसर है, कैंसर का इलाज किया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना उसका खर्चा आता उतना ही इसमें गवर्नमेंट मतलब जो पब्लिक हॉस्पिटल है उसको खर्चा देती है, पैसा देती है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो हुई थी उसमें यह देखा गया कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये देखो स्टेट में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाया है, इंप्रूवमेंट हुआ है जब से स्कीम लागू हुई है। और जो स्टेट जिन्होंने इसको लागू किया है उनमें जो इंश्योरेंस है वो बढ़ा है। और देखो उनमें क्या है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब है 1 साल से कम बच्चे का जब मृत्यु हो जाती है, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ, मृत्यु, और चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब 5 साल से कम बच्चे की डेथ हो जाती है, ये जो केस हैं ये कम हुए हैं उनके उन स्टेट में जिन्होंने ये स्कीम लागू की है, और जिन्होंने नहीं किया उनमें जब भी ज़्यादा हैं। और जिन्होंने ये लागू किया उनमें देखो HIV एड्स के रिगार्डिंग लोगों में जागरूकता फैली है, अवेयरनेस फैली है इसे लागू करने के बाद। और जिन स्टेट ने इसको लागू किया है लगभग उनमें हेल्थ इंश्योरेंस 54% तक इंक्रीज हो गया है, और जिन्होंने लागू नहीं किया है इसको उनमें 10% डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये। GS पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इंटरपोल ने CBI है जो हमारी इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो करप्शन के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन जांच करती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के स्पेशल डायरेक्टर हैं प्रवीण सिन्हा। इनको क्या है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का, इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका मेंबर यानी कि डेलीगेट अपॉइंट किया है पूरे एशिया के लिए। मतलब पूरा जो एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट, उस एशिया कॉन्टिनेंट के लिए डेलीगेट इंटरपोल में कौन रहेगा, इंडिया के CBI के स्पेशल डायरेक्टर हैं, जो स्पेशल डायरेक्टर हैं वो रहेंगे। तो ये इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी है क्या, ये देखो इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कमेटी है, इसमें 13 मेंबर होते हैं, 13 सदस्य, जिनमें एक तो प्रेसिडेंट होते हैं, इंटरपोल के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उसके जो 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, 3 मेंबर हो गए। और बाकी के जो मेंबर हैं 1 2 3, और बाकी के मेंबर हैं जो 9 डेलीगेट्स आते हैं, इसके 9 डेलीगेट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया से। जैसे मान लो ये भाई साहब यहाँ से आए, इसके मेंबर एशिया से एक मेंबर आ गया, मान लो 1 2 मेंबर यूरोप से ले लिए, अफ्रीका से 1 2 ले लिए, ऐसे इसके डेलीगेट्स आते हैं, अपॉइंट करते हैं इसमें। ये जो भी जनरल असेंबली है इंटरपोल की एक जनरल असेंबली है इंटरपोल के अंदर ही, इसमें सारे मेंबर इसमें होते हैं जनरल असेंबली में, जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं, तो उसका जो डिसीजन होता है उसका सुपरवाइज करती है ये कमेटी, और जो भी जनरल सेक्रेटेरिएट का काम होता है उसको भी सुपरवाइज करती है, देखभाल करती है ये कमेटी, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इंटरपोल की। और देखो ये साल में 3 बार मिलती है, साल में 3 बार मिलती है, और क्या है, साल में 3 बार मिलेगी। और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और डायरेक्शन है सारे वो ये सेट करती है, जो भी इंटरपोल के पॉलिसी बनानी होती है वो इसे सलाह देती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो इंटरपोल क्या है, कब बनी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम था पहले, ये इंटरपोल भी बोला जाता है इसको। 194 मेंबर हैं इसके, और इंडिया भी इसका मेंबर है, सदस्य है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती हैं, और कोई NGO वगैरह इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो फ्रांस में एक सिटी है लियोन, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, जब बनाया गया था 1923 में इसको बनाया था, जब इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। बाद में देखो 1956 में इसका नाम इंटरपोल हो गया, इसने इंटरपोल कहना स्टार्ट कर दिया अपने आप को, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने इसको 1949 में ज्वाइन किया, जब आज़ाद हुआ इंडिया, उसके 2 साल बाद। इंटरपोल का जो ग्लोबल पुलिसिंग गोल है वो क्या है, इसका गोल ये है, टारगेट, कि ये काउंटरिंग टेररिज्म, यानी कि जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करने के लिए काम करती है। सारी जो पुलिस है ना किसी भी देश की, उसकी सहायता करती है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो सहायता करती है। और देखो हमारे इंडिया से CBI इसको रिप्रेजेंट, CBI का मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरपोल में, CBI, ये याद रखना है। और इसमें देखो इंटरनेशनल जो बॉर्डर इंटीग्रिटी है, यानी कि बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट ना हो, उसको भी इंश्योर करती है। जो भी वनरेबल कम्युनिटीज़ है
उसकी ये सहायता करती है। जो भी मान लो अपराध होते हैं, क्राइम होता है, या साइबर स्पेस में जो क्राइम होते हैं लोगों के साथ, बिजनेस के साथ, उसको रोकने का काम करती है। इलिसिट मार्केटिंग को रोकने के लिए, अवैध जो मार्केटिंग हो रही होती है उसको रोकने का काम करती है। यानी कि एक तरह से सिक्योरिटी, सुरक्षा को ये प्रमोट करती है, ग्लोबल इंटीग्रिटी को प्रमोट करती है। इसका मेन काम ये है। जो इंटरपोल की जनरल असेंबली है वो देखो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है इसकी, ये सारे मेंबर हैं जो इसके, वो रिप्रेजेंट करते हैं। एनुअली इसकी मीटिंग होती है और 4 दिन तक लगभग मीटिंग चलती है और इसमें वोटिंग होती है। जो भी पॉलिसी वगैरह ये अपनाते हैं उसकी मीटिंग होती है। सारी जो कंट्री है, ईच कंट्री, सब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 या 2 डेलीगेट आते हैं इस असेंबली में। वो देखो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है ना, उनके चीफ आते हैं। जैसे हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से सीबीआई के चीफ जाते हैं इसकी मीटिंग को अटेम्प्ट करने के लिए। असेंबली अपने मेंबर के, जो इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होते हैं, उनको इलेक्ट करती है जनरल असेंबली, और इन्हें गाइडेंस डायरेक्शन देती है। नेक्स्ट टॉपिक है ओ स्मार्ट स्कीम। ये देखो ऑलरेडी पहले लॉन्च की जा चुकी है इंडिया के द्वारा 2018 में, लेकिन इसको एक्सटेंशन किया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है। ये कैबिनेट मेंबर होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो, वो इसके सदस्य होते हैं। और इसके जो चीफ होते हैं यानी कि चेयरमैन, वो होते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर। तो इसने अभी एक्सटेंड कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया ओ स्मार्ट स्कीम को 2021 से 2026 तक के पीरियड के लिए। ओ स्मार्ट का मतलब है ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये गवर्नमेंट स्कीम है जो ओशन रिसर्च को प्रमोट करती है। समुद्र में जो रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं, उसको प्रमोट करती है। और जो भी वेदर सिस्टम है, वार्निंग वेदर सिस्टम, अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम, मान लो कहीं साइक्लोन आने वाला है ओशन में, कोई भूकंप आने वाला, वॉल्केनो आने वाला, उसकी ये जानकारी देता है। तेज बारिश आने वाली है, उसकी ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है वेदर की, उसके बारे में ये रिसर्च करते रहते हैं। 2018 में इसको लॉन्च किया था। इसका जो एम है यही है, जो भी टेक्नोलॉजी, सर्विस, रिसोर्स, साइंस, ऑब्जर्वेशन, इन सबको प्रमोट करना है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना है, इंप्लीमेंट करना है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि ओशन से रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह है उनको प्रमोट करना है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की कई सारी सब स्कीमें जो इसके अंदर मिला दी गई हैं। देखो ये सारी सब स्कीमें, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लो। ओशन टेक्नोलॉजी, ओशन मॉडलिंग एडवाइजरी सर्विसेज, ओसमास, ओशन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ओशन नॉन लिविंग रिसोर्सेज, मैरीन लिविंग रिसोर्सेज इकोलॉजी, कोस्टल रिसर्च ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च वेसल, ये स्कीम इसमें मिला दी गई है ओ स्मार्ट स्कीम में। इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यही है, जो इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ तक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, इसको अपडेट करना है। मैरीन लिविंग रिसोर्सेज का मतलब है जो भी समुद्र में लिविंग रिसोर्सेज पाए जाते हैं या नॉन लिविंग रिसोर्सेज, उनके बारे में ये रिसर्च करते रहते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो कोई भी कंट्री है, अगर हम उसके बॉर्डर एरियाज से समुद्र में जाएं, जैसे मान लो इंडिया का एग्जांपल लें, हम इंडिया का एग्जांपल लें और मान लो ये जो लाइन आ रही है इंडिया का बॉर्डर लाइन, हम इसको मिला दें, इसको मिला दें, तो इसमें देखो बीच में थोड़ा सा वाटर बच गया ना, इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर। मैं इंडिया का मैप बना के समझाता हूँ, ये आप देख लो, यहाँ पे अलग से मैप बना के समझाता हूँ। ये मान लो ये अपना हिंदुस्तान है, और कुछ देखो इसमें क्या है ना, ऐसे ऐसे निकले हुए हैं इंडिया के, मान लो ये ऐसे निकला हुआ है। अगर हम इस लाइन को मिला दें समुद्र में खींचते हुए, तो ये इंटरनल वाटर बचा, जो ये वाले वाटर की बात कर रहे हैं हम, ये वाला वाटर, ये जो इंटरनल वाटर है, इस जो बेस लाइन है, इसको बेस लाइन बोलेंगे, इस वाली लाइन को, ये बेस लाइन है। तो इंटरनल, ये वाला वाटर हो गया इंटरनल वाटर, और ये बेस लाइन। बेस लाइन पूरी सॉवरेन राइट है इंडिया का। इसमें यहाँ पे रहती है मैरीन पुलिस। मैरीन पुलिस मतलब जैसे यहाँ पे इंडिया का तमिलनाडु स्टेट है या आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, इनकी पुलिस यहाँ पे रक्षा करती है इस पे। और बाद में यहाँ से बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में दूरी नापने की जो यूनिट है वो नॉटिकल माइल है। अगर हमें इसे किलोमीटर में निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। एक न्यूटिकल माइल में होता है 1.852 किलोमीटर, तो इसे किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं। 1.8 से 12 को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका किलोमीटर में। तो ये 12 न्यूटिकल माइल तक समुद्र में, समुद्र की तरफ इंडिया की बेस लाइन से, ये होता है आपका टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर, इसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। इस पे हर एक कंट्री का सॉवरेन राइट होता है अपने बेस लाइन से लेके 12 न्यूटिकल माइल तक, मतलब कोई कंट्री यहाँ पे आ ही नहीं सकती। फिर उसके बाद 12 न्यूटिकल माइल से अगले 12 न्यूटिकल माइल्स तक, न्यूटिकल माइल्स की स्पेलिंग क्या होती है देख लो,
NAUTICAL, न्यूटिकल माइल। तो ये 12 न्यूटिकल माइल तक अगले, यहाँ से टेरिटोरियल वाटर से लेके यहाँ तक अगले, इसको बोलते हैं कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन बोलते हैं, कंटिगुअस जोन। इस पे भी देखो कोई एनिमी कंट्री यहाँ पे आ नहीं सकता, बिना इसके इंडिया के पूछो कोई घुस ही नहीं सकता इस रीजन में। फिर इससे अपनी बेस लाइन से हम काउंट कर रहे हैं। बेस लाइन से अगर समुद्र में हम जाएं, यानी कि ये कंटिगुअस जोन से भी आगे, यानी कि बेस लाइन से हम काउंट कर रहे हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक। ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हर एक कंट्री का होता है। यहाँ पे देखो इंडिया या किसी भी कंट्री का बाउंड्री लाइन से होता है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस पे देखो कोई भी यहाँ पे रिसर्च कर सकता है, और यहाँ पे देखो कुछ भी, कोई मान लो एनिमी का जहाज आ रहा है, उसको मतलब उस पर निगरानी कर सकता है यहाँ पे, तो कोई भी रिसर्च वगैरह कर सकता है यहाँ पे। तो ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये है इस न्यूज़ में। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट है रिवर स्टीज अलायंस। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये देखो हमारा जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली देखो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, दो मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय और ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने, दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया है और रिवर स्टी अलायंस बनाया है। रिवर स्टीज अलायंस का मतलब ये है कि देखो जो रिवर हैं, जैसे गंगा रिवर जहाँ से बहती है उसके आसपास की शहर हैं, उनका गठबंधन होगा। वो आपस में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, शेयर करेंगे अर्बन रिवर के बारे में। जो रिवर की नदी की स्थिति है शहरी क्षेत्र में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ये इनका फोकस एरिया 3 थीम पे होगा। एक तो नेटवर्किंग, यानी कि एक दूसरे सिटी का नेटवर्क, यानी कि एक्सचेंज करना इन्फॉर्मेशन और उनको कनेक्ट करना। दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, जो ट्रेनर मतलब ट्रेनिंग देंगे इसमें लोगों को भी, सिटी के लोगों को, या जो इसके जो सहायता करेंगे मेंबर हैं, टेक्निकल मेंबर वगैरह, उनको ट्रेनिंग देंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा सके रिवर को साफ रखने के लिए। तो ये अलायंस है स्टार्ट होगी गंगा बेसिन सिटी से। जो गंगा नदी है उसके आसपास के शहर आते हैं, जैसे मान लो ये अपना हिंदुस्तान है, उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, उत्तर प्रदेश बिहार में होते हुए ये झारखंड और वेस्ट बंगाल से होते हैं, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है इधर आके। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई, ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर गई। तो ये वाली देखो जो है भाई साहब, ये जो सिटी हैं इसके आसपास, गंगा के आसपास शहर रहते हैं, उनका कॉपरेशन होगा, उनका भाई साहब सहयोग होगा इसमें। इसमें देखो बहुत सारे ये सिटी हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये याद होंगे भी नहीं, इतने सारे सिटी हैं। देहरादून, हरिद्वार से लेके ये यहाँ तक विजयवाड़ा, उदयपुर, ये और सिटी हैं। मतलब ये भी हैं कि जो और जैसे गंगा नदी को छोड़ के और भी नदी है ना, उनके आसपास की सिटी है, सबका कॉपरेशन होगा इसमें। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो चला रखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, ये भी कोलैबोरेट करेंगे, ये भी सहयोग करेंगे इस रिवर स्टीज चैलेंज में, अलायंस में। इसका ऑब्जेक्टिव टारगेट क्या है, टारगेट यही है जो भी मेंबर सिटी हैं, जो भी इसके मेंबर बनेंगे इस अलायंस के, वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, ताकि रिवर को, अर्बन रिवर को, जो शहरी क्षेत्र में रिवर है, नदी है, उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जा सके। और देखो इसमें क्या है, जो लोकल नेशनल पॉलिसीज़ हैं, लोकलाइज करेंगे नेशनल पॉलिसीज़ का। और क्या होगा इसमें, जो सिटी है अर्बन रिवर मैनेजमेंट है, वो प्लान बनाएंगे और सिटी स्पेसिफिक सेक्टरल स्ट्रेटजी बनाएंगे। मतलब किस सिटी में कैसी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मैनेज करेंगे और प्लान बनाएंगे उसी हिसाब से, ताकि जो रिवर मैनेजमेंट है उसको सस्टेनेबली मैनेज किया जा सके। तो यही थे आज का टॉपिक बस।